हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एंग्लो मराठा वॉर्स। इससे लास्ट लेक्चर में हमने कार्नेटिक वॉर्स के बारे में पढ़ लिया था। इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी वो हमने पूरी डिटेल्स में कर लिया था। आज का जो फोकस रहेगा दैट इज़ ओनली ऑन द एंग्लो मराठा वॉर्स। 3 वॉर्स हैं, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी बैटल्स भी बीच में आपको मिलेंगी, बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई थी और ये फैक्चुअल डाटा जो है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। मराठास के बारे में हमने पूरी जेनेसिस देख ली थी कि कौन पहले राजा बना। छत्रपति शिवाजी जी के बारे में हमने पढ़ा। उनके टाइम पीरियड में छत्रपति की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। शाहू जी को जब रिलीज़ किया था लेटर मुगल्स के बहादुर शाह वन ने, तो आप देखते हो कि पेशवा की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। बालाजी बाजीराव तक वो चलते हैं, उसके बाद माधव राव वन वगैरह भी आए थे। माधव राव वन का कुछ खास रोल होगा यहाँ पे, तो उनके बारे में आपको याद रखनी है। एंग्लो मराठा वॉर्स जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मिलेंगे टोटल। एंग्लो मतलब एक तरफ तो इंग्लिश होंगे और दूसरा लिखा है मराठा। मराठा का मतलब है कि दूसरी तरफ मराठास होंगे। तो सारी की सारी लड़ाइयों में इंग्लिश वर्सेस मराठास तो रहेगा कॉमन, पर इंग्लिश को अलग अलग लोग सपोर्ट करेंगे। कॉन्स्पिरेसीज रची जाएंगे, षड्यंत्र रचे जाएंगे ताकि मराठास को डिफीट किया जा सके। तो आज के इस एंग्लो मराठा वॉर्स वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपनी डोमिनेंस बनाई मराठास के ऊपर। और अगर मराठास की लोकेशन देखोगे आप तो आपको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र वाले एरिया में। कुछ थोड़ा बहुत एरिया गुजरात का आएगा, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द एरिया है वो आपको महाराष्ट्र का ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने वो याद है ना, गाय कॉर्ड्स में डिवाइड हो गए थे, होलकर्स बन गए थे इंदौर वाले एरिया में, तो उसी वजह से गुजरात का भी थोड़ा सा एरिया चला जाता है। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि गुजरात का थोड़ा सा पोर्शन और बाकी जो है मेजॉरिटी वो आपको महाराष्ट्र का ही मिलेगा। तो ये चलेगी बात अब मराठास की। अब मराठास जो थे काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे अपने टाइम पीरियड में, एंड ब्रिटिशर्स को ये बात बड़ी ज़्यादा खलती थी कि ये जो मराठास हैं ये तो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ ही करते जा रहे हैं। याद है ना, अटक से लेके कटक तक। ठीक है, अटक टू कटक का सपना देखा था मराठास ने। देखा तो था, पर यहाँ पे मौसम की वजह से मराठास काफ़ी बुरी तरह से डिफीट हुए थे। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से अहमद शाह अब्दाली एंड ऑल आ गए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास हार जाते हैं। क्यों हारे थे? बिकॉज मराठास जो थे यहाँ पे कोस्टल एरिया पे रहा करते थे, जहाँ पे मौसम नॉर्मल सा रहा करता था। उनको तो सर्दियों की आदत ही नहीं थी। सर्दियाँ देखने के लिए तो साउथ इंडिया के लोग ऊपर की तरफ आते हैं, नॉर्थ वाली साइड आते हैं ताकि देख सकें। तो यहाँ पे इस वजह से इनकी डिफीट हो गई थी। ये तो एक केस था, पर ब्रिटिशर्स ने कैसे मराठास को डोमिनेट किया वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, मराठास जो थे बहुत बुरी हर्डल की तरह एक्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के फ्रंट में। अगर वेस्ट वाली डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मराठास खुद को फ्लरिश कर रहे हैं। अब बात चल रही है 18th सेंचुरी की और अर्ली 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे आप जितने भी ईयर 17 समथिंग और 18 समथिंग पढ़ोगे तो वो सारे जो है कहीं ना कहीं मराठास पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। मराठा और इंग्लिश यानी कि मराठा और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ाई करेंगे 3 बार मेजर क्लैशेस होंगे दोनों के बीच में। क्यों होंगे क्लैशेस? क्योंकि दोनों ही चाहते हैं पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। मराठाज एक तरफ मुगल से अलग लड़ रहे थे कि हमें अपना राज्य यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है। याद है ना, छत्रपति शिवाजी औरंगज़ेब से मिले थे, औरंगज़ेब ने उनको कैप्चर कर लिया था। तो वो सारी चीज़ें तो हुई। सभी को क्या चीज़ दिखाई दे रही है? दैट इज़ द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, कि हमारा राज हो। तो उस वजह से सबके बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। और फाइनली थर्ड जो आप देखोगे एंग्लो मराठा वॉर, उसमें इंग्लिश जीत जाएंगे, ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हैं। अगर ओवरऑल टाइम पीरियड देखा जाए तो वो चलेगा आपका 1775 से लेके 1818 तक। 1775 से लेके 1818 तक का टोटल टाइम पीरियड रहेगा आपके एंग्लो मराठा वॉर्स का। सबसे पहले एंग्लो मराठा वॉर्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है आपका 1775 से लेके 1782 तक का रहेगा। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम पीरियड। बार बार मैं टाइम पीरियड बोलूँगी, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1803 टू 1805। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको आइडिया होना चाहिए कि 1775 से लेके 1782 के टाइम पीरियड में कौन से लेटर मुगल्स रूल कर रहे थे। वो कंटेम्पररी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये ईयर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो याद रखो, फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो हुआ था 1775 से लेके 1782 तक।
जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है वो 1803, काफ़ी टाइम स्पैन आ जाएगा बीच में, लगभग 20 साल का, और उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ाई जाएगी। तो ये रहेगा तकरीबन 2 साल के लिए, 1803 टू 1805। एंड जो लास्ट वाला है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, वो 1 ही साल का होगा। तो ये दो तो ईजिली याद रह जाएंगे आपको, बीच वाला 2 साल के लिए और लास्ट वाला 1 साल के लिए। 1775 से 1782 तक का बेशक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पीरियड था जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। नाउ वी विल फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट। तो टाइम पीरियड कितना है, 1775 टू 1782। ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का टाइमलाइन बताया गया है आपको, दैट इज 1775 टू 1782। अब क्या हुआ, मराठास जब ग्रो कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश उनको देख रहे हैं कि ये मराठास के अंदर बड़ा करेज है, और करेज होने के साथ साथ ये लोग अपनी एक्सपांशन भी अच्छे से कर रहे हैं, अपनी रूट्स को सारे एरिया में डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स हम देख चुके हैं कि दे वर ट्राइंग नॉट ओनली ट्रेड बट दे स्टार्टेड इंटरफेरेंस, जो इंटरनल मैटर्स, यानी कि जो मराठास की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, अपना राज्य चल रहा है, उसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू करना इन्होंने कर दिया था। और आप यहाँ पे अगेन वैसे ही कॉन्स्पिरेसीज देखोगे, जो भी मराठा रूलर होगा उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी में ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल जाएगा। जैसे सिराजुद्दौला, मुर्शिद, मीर जाफ़र, मीर कासिम के साथ हुआ ना, सेम चीज़ें यहाँ पे आप नोटिस करोगे। मीर कासिम के साथ तो नहीं हुआ था खैर, पर जो भी है पपेट तो थे वो लोग। तो यहाँ पे भी कॉन्स्पिरेसीज रची जाएंगी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने मराठा के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस शुरू कर दी, वो दखल अंदाजी करने लगे, जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीज़न क्या था 1775 के अंदर, कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंटरनल मैटर जो चल रहे थे मराठास के, उसमें इंटरफेरेंस कर रहे थे। तो दैट वाज द रीज़न जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाती है इन 1775। अब रूल कौन कर रहा है उस टाइम पे, तो माधव राव टू। याद है ना, माधव राव टू की माइनर किंग थे ये, माइनर रूलर थे ये। और माइनर का मतलब क्या था कि अभी बहुत छोटी एज थी, इनको अभी इतना ज्ञान नहीं था कि कैसे गद्दी पे बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो इनके लिए एक बार सभा बनाई गई थी। बार सभा का मतलब था 12 ऑफिशियल जहाँ पे बैठे जाते थे। नाना फडणवीस उनमें से एक एलीट माने गए हैं, सबसे जो इंटेलिजेंट थे वो नाना फडणवीस थे। तो अब माधव राव का ना एक चाचा हुआ करता था, चाचा का नाम था रघुनाथ राव। अब यहाँ पे माधव राव रूल कर रहे हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट रह गई थी इनकी मदर जब इनके फादर साहब की डेथ हुई थी, तो राजा तो बनना तय हो गया था। पर रघुनाथ चाहते थे कि ये लड़का छोटा है अभी, तो इससे बेटर तो मैं ही राजा बन जाऊं। तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, वो चले गए ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स के पास जाके ट्रीटी साइन करी। ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सूरत। ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। रघुनाथ राव गए ब्रिटिशर्स के पास। क्यों गए ब्रिटिशर्स के पास, ये बोले कि आप ना माधव राव टू को गद्दी से हटाओ और मुझे राजा बनाओ, इन रिटर्न मैं आपको खूब सारा पैसा दूंगा, गिफ्ट दूंगा, और जो भी आपको रीजन चाहिए होगा वो सारा दूंगा। तो रघुनाथ राव ने तो सारी चीज़ें दाव पे लगा दी और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली ब्रिटिशर्स के साथ। 6 मार्च 1775 में ये चीज़ होती है। अब ब्रिटिशर्स खेलेंगे डबल गेम, याद है ना, थोड़ा थोड़ा जब स्टोरी भी पढ़ी थी हमने तब ये चीज़ आई थी। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे ना, ब्रिटिशर्स की एक कैलकटा काउंसिल हुआ करती थी, उन्होंने ये जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी ना, इसको एनल डिक्लेयर कर दिया कि हम नहीं मानते इस ट्रीटी को, और एक नई ट्रीटी साइन कर ली नाना फडणवीस के साथ। और नाना फडणवीस किसकी तरफ थे, लुक माधव राव टू की तरफ। देखो क्या किया ब्रिटिशर्स ने, यहाँ पे सेंटर में ना ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। एक तरफ है माधव राव, जिनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बता रहा है, नाना फडणवीस। और दूसरी तरफ है रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने ब्राइब दी ब्रिटिशर्स को कि मेरी हेल्प करो गद्दी पे बैठने के लिए। ब्रिटिशर्स ने साइन कर ली ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली और बोला ठीक है तुम हमें गिफ्ट दे देना, हम तुम्हें गद्दी पे बिठाएंगे। ब्रिटिशर खेल गए डबल गेम, उन्होंने बोला नहीं हम नहीं मानते ट्रीटी ऑफ सूरत को, हम माधव राव को ही गद्दी पे बिठाए रखेंगे। और नाना फडणवीस के साथ एक नई ट्रीटी साइन कर ली, और यहाँ पे जो साइन हुई वो हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन कर ली जाके नाना फडणवीस, इन शॉर्ट माधव राव टू के साथ। देखा, डबल गेम खेल गए। अब रघुनाथ राव ना तो कुछ बोल सकते थे ब्रिटिशर्स को कि मेरे पैसे वापस करो, तो ब्रिटिशर अब रघुनाथ राव से भी पैसे लूट रहे हैं और इधर से माधव राव टू से भी पैसे लूट रहे हैं। दैट्स हाउ दे प्लेड अ डबल गेम, ठीक है। डबल क्रॉसिंग करी ब्रिटिशर्स ने और दोनों तरफ से अब पैसे वसूल कर रहे हैं।
ठीक है, तो दैट हैपेंड ड्यूरिंग 1775। तो फडनवीस के साथ, नाना फडनवीस के साथ इन्होंने एक और ट्रीटी साइन करी नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ 1776 के अंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। 1775 में ही क्या होता है, नाना फडनवीस ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी उसको वायलेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न डायरेक्शन में, यानी कि पुणे वाला एरिया था यहाँ पे, वहाँ पे एक कोस्ट पे पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, वो दे दिया फ्रेंच को। और कार्नेटिक वॉर इतने लंबे चौड़े हमने पढ़े, कार्नेटिक वॉर में हम देख रहे हैं इंग्लिश और फ्रेंच की तो बनती ही नहीं है, और नाना फडनवीस इधर फ्रेंच को पोर्ट दे रहे हैं, बंदरगाहें दे रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोबारा से लड़ाई होने वाली है। पर इसको सॉल्व कैसे किया गया, ट्रीटी ऑफ सालवाई करके, ठीक है। मतलब ये जो वॉर चल रही थी ना, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, इसको किस पे रोका गया, किसकी ट्रीटी पे रोका गया, तो ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 में जाके ये साइन हुई, तब जाके ये लड़ाई रुकी एंग्लो और मराठास की। बड़ा टाइम बीतेगा, और दूसरा जो एंग्लो मराठा वॉर है वो हम देखते हैं 1803 के अंदर हम पहुंचेंगे, और 1803 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू होगा। बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, छोटे मोटे क्लैशेस होते रहे, पर अब जो सेकंड मेन जो एंग्लो मराठा वॉर होगा वो 1803 टू 1805 तक चलेगा। 1803 से 1805 तक अगर आप देखोगे तो लगभग 2 साल का टाइम पीरियड आ जाएगा। नाना फडनवीस जी की डेथ हो चुकी थी, तो नाना फडनवीस ही तो नींव रखे हुए थे, उन्होंने तो फाउंडेशन बनाई थी माधवराव टू की गद्दी की। तो अब जब उनकी डेथ हो जाएगी तो आपको लगता नहीं है कि पूरा का पूरा किंगडम वहाँ पे टर्मोइल में चला जाएगा, एक स्टेट आ जाएगी इंस्टेबिलिटी की। तो दैट हैपेंड, माधवराव टू के साथ बाकियों की लड़ाइयाँ होनी शुरू होने लगी कि कौन अब राजा बनेगा। सक्सेशन क्राइसिस आ गए, कोई एक दूसरे को मारने की ट्राई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो दैट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडनवीस। अब याद करो, 5 हमने देखे थे, गायकवाड्स आए, होलकर्स आए, सिंधियाज थे, तो ये सारे बंट गए थे इन रीजन्स में, पेशवा हुआ करते थे पुणे वाले एरिया में, ये 5 इन्होंने रीजन्स बना लिए थे। तो पेशवा ने कहीं ना कहीं सभी को डोमिनेट किया था। अब देखो, ये जो होलकर्स थे ना इंदौर के, यहाँ पे होलकर्स हुआ करते थे मध्य प्रदेश के इंदौर वाले एरिया में, और सिंधियाज हुआ करते थे यहाँ पे पेशवा, जो सिंधियाज थे पेशवा लिख दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, एंड दे स्टार्टेड टू क्रिएट कॉन्स्पिरेसीज। होलकर्स में जब यशवंत राव रूल कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जितने भी ये बैटल ऑफ पूना थी ये कॉज करी, जिसमें जो बाकी के लोग थे 5 ग्रुप बने थे, होलकर और ये जो सिंधियाज थे वो एक तरफ आ गए, बाकियों के साथ इन्होंने लड़ाई करी जिसको बोला गया बैटल ऑफ पूना, ठीक है। तो जितने भी पेशवाज और सिंधियाज इनकी टीम्स बनी हुई थी उनको डिफीट करा अंडर द बैटल ऑफ पूना। किसने किया, तो ये किया होलकर्स ने, ठीक है। इस टाइम पे रूल कर रहे हैं होलकर्स हैं, सिंधियाज हैं। होलकर्स ने क्या किया, यशवंत राव यहाँ पे राजा हैं, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, और जितने भी यहाँ पे पेशवाज थे, सिंधियाज थे, इन सबको डिफीट कर दिया। किसने किया, होलकर ने करा। किसकी किंगशिप में करा, तो यशवंत राव की किंगशिप में करा। कौन सी बैटल हुई है, तो बैटल ऑफ पूना थी ये, ठीक है, बैटल ऑफ पूना। तो बैटल ऑफ पूना का ईयर याद रखना, 1802 में ये हुई थी, 25 अक्टूबर 1802, बैटल ऑफ पूना। उसके बाद आते हैं पेशवा बाजीराव टू। पेशवा बाजीराव टू गए ब्रिटिशर्स की हेल्प लेने के लिए कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो। पेशवा बाजीराव टू गए तो थे ब्रिटिशर्स के पास हेल्प लेने, पर उन्होंने साइन करवा दी एक ट्रीटी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ बसीन। और ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत जो मराठास थे दे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसमें ब्रिटिशर्स की ही आर्मी हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स कहते थे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड आप अपनी गद्दी पे बैठे रहो, पर हाँ आपको पेमेंट करते रहना है कॉन्टीन्यूसली हमारी आर्मी को, और जो आपकी अपनी आर्मी है उसको साइड करो, ठीक है। तो दैट वाज द सब्सिडरी अलायंस। अपनी एक्सपांशन के लिए ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी आएगा थोड़े टाइम में, पर अभी तक फोकस रखना है आपको सब्सिडरी अलायंस। तो ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी पेशवा बाजीराव टू ने ब्रिटिशर्स के साथ, उसके तहत एक ट्रीटी साइन हुई, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 के अंदर, जिसके तहत मराठास को सब्सिडरी अलायंस के अंडर कर दिया गया। अब एक थे भोंसले, भोंसले भी याद है ना, 5 में से एक भोंसले भी हुआ करते थे। तो एक तो राजा हैं दौलत राव जो कि सिंधिया हैं, और दूसरे हैं रघुजी भोंसले। उन्होंने देखा ट्रीटी ऑफ बसीन को और उनको ये लगा कि ये तो मराठास की इंसल्ट हुई है, ब्रिटिशर्स के अंडर कैसे जा सकते हैं हम। दौलत राव ऑफ सिंधिया
इनका शिंदिया सरनेम हुआ करता था। रघुजी ऑफ भोंसले, भोंसले इनका सरनेम हुआ करता था। दोनों को लगा कि ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 के अंदर साइन हुई, ये एक तरह से बेइज्जती है मराठास की, ठीक है। दे फेल्ट इट लाइक एन इंसल्ट टू ऑनर ऑफ मराठास, तो उनको ये बेइज्जती लगी, जिसकी वजह से जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था वो पूरी तरह से अब फ्लरिश कर जाता है, बहुत पीक पे पहुंच जाता है 1803 के अंदर। मराठा सरदार कौन कौन थे, तो देखो एक तरफ शिंदिया एंड भोंसले थे। शिंदिया और भोंसले लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। दे वर फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स। जो गायकवाड्स हैं वो इस टाइम पे न्यूट्रल बैठे हुए हैं, ना तो ब्रिटिशर्स की तरफ है ना तो सिंधिया और भोंसले की तरफ है। और होलकर क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रिटिशर्स के ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं। जो भी इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं होलकर्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। देखा, नमक हराम यहाँ पे होलकर्स हैं। सिंधिया और भोंसले फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश, गायकवाड़ न्यूट्रल बैठे हुए हैं। होलकर ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं, जो भी उनके साथ लड़ रहा है, ब्रिटिशर्स के साथ जो भी लड़ रहा है होलकर्स उनको हेल्प कर रहे हैं, मतलब ब्रिटिशर्स की हेल्प, ठीक है। अब ब्रिटिश की जो आर्मी थी इस टाइम पे वो आर्थर वेलेस्ली के अंडर थी। कमांडर गिरार्ड लेक एक कमांडर हुआ करते थे, आर्थर वेलेस्ली और कमांडर गिरार्ड लेक। ये मराठा आर्मी से मिलते हैं जो सिंधिया और भोंसले के थी। तो इनकी आपस में लड़ाई होती है, पर कौन सी लड़ाई हुई, दैट इज़ द बैटल ऑफ असाई एंड बैटल ऑफ लसवरी 1803 के अंदर होती है। सिंधिया और भोंसले के साथ दो लड़ाइयाँ, बैटल ऑफ असाई एंड बैटल ऑफ लसवरी। ब्रिटिश इसमें जीत जाते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स की होगी जीत। और जैसे ही ये जीतते ब्रिटिशर्स, इन्होंने उड़ीसा के ऊपर कंट्रोल अपना जमा दिया, और जो मराठास के अंडर उड़ीसा का हिस्सा हुआ करता था वो अब किसके अंडर चला गया, ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया। एज अ रिज़ल्ट भोंसले और जो सिंधियास थे उन दोनों को बोला गया कि सब्सिडरी अलाइंस के ऊपर साइन करो। भोंसले भी हार गए 1803 के अंदर, तो भोंसले के साथ जो ट्रीटी हुई उसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ देवगांव, जिसके तहत उनसे सब्सिडरी अलाइंस साइन करवा लिया गया। सिंधिया भी सेम ईयर 1803 में डिफीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सूरजी अंजन गांव ये करी जाती है सिंधिया के साथ। रघुजी भोंसले जो थे उन्होंने सब्सिडरी अलाइंस यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब ये जो भोंसले थे और सिंधिया थे दोनों ही हारे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। दोनों की जो ट्रीटी थी नाम अलग अलग है। भोंसले की जो ट्रीटी थी BD से याद रख लेना, भोंसले, B फॉर भोंसले एंड D फॉर देवगांव, तो ट्रीटी ऑफ देवगांव। और दूसरी थी डिफीट ऑफ सिंधिया 1803। तो जो सुरजी अंजना गांव की ट्रीटी हुई थी ये किसके साथ हुई थी, ये सिंधिया के साथ। S फॉर सिंधिया, S फॉर सुरजी। तो इसमें रघुजी भोंसले जो हुआ करते थे उन्होंने सब्सिडरी अलाइंस को एक्सेप्ट कर लिया था, जो ब्रिटिशर्स ने उनके फ्रंट में रखा। होलकर जो थे वो भी 1805 में हार जाते हैं, एंड ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट उनके साथ साइन कर दी जाती है, जिसके तहत ये भी सब्सिडरी अलाइंस के अंडर आ जाते हैं। अब होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। इसका टाइमलाइन रहेगा फ्रॉम 1817 टू 1818। 1817 टू 1818 की अगर बात करें तो क्या चीज़ें अब यहाँ पे दिख रही हैं। इस टाइम पे जो पेशवा बैठे हुए हैं वो हैं बाजीराव टू। इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी हुआ करती थी एक पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। 1817 में इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। देयर वॉज वन रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन 1817 वेयर एट पूना, और उसके ऊपर अटैक कर दिया किसने, तो पेशवा बाजीराव टू ने। अप्पा साहिब जो थे उन्होंने ट्राई किया कि ये जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है नागपुर की, थोड़े से ऊपर आ जाओ, महाराष्ट्र का ही एरिया है नागपुर, यहाँ पे पुणे, नागपुर की जो रेजिडेंसी थी वो ट्राई करा अप्पा साहिब ने कि कैसे मैं इसको अपने अंडर कर लूँ। मतलब ब्रिटिशर्स को डिफीट करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं ये लोग, सीज करने की ट्राई कर रहे हैं। मीनवाइल होलकर्स जो थे उन्होंने क्या किया, प्रेपरेशन कर दी स्टार्ट कि हम वॉर करेंगे दोबारा से। होलकर्स ने ऑल दो सब्सिडरी अलाइंस साइन कर दिया था ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट के अंदर, बट यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि वी शुड अगेन प्रिपेयर फॉर द वॉर। गवर्नर जनरल इस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा कि मराठास के अंदर तो बड़ा करेज है, दे आर फाइटिंग सो वेल, तो बट सम हाउ जो लॉर्ड हेस्टिंग थे उन्होंने कहीं ना कहीं मराठास को डिफीट करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। पेशवा जो थे वो कहाँ पे डिफीट हुए, खड़की के अंदर। भोंसले सीता बोल दी, एंड होलकर जो थे वो महिदपुर, बड़ौदा, जो आज का वरोदा है ना गुजरात वाला एरिया, वडोदरा, तो उसको बोलते थे बड़ौदा। तो ये वाला एक एरिया था गुजरात में, महिदपुर वाला। एंड सीतल बोलदी और खड़की जो है ये दोनों आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, ठीक है। ये खड़की तो पुणे वाले एरिया में ही मिलता है। तो पेशवा जो थे वो खड़की वाले इलाके में हारे।
भोंसले जो थे सीता बोल्दी वाले एरिया में हारे, एंड होलकर जो थे वो महिदपुर बरोडा वाले एरिया में हार गए थे। गुजरात में सिर्फ होलकर्स थे। इस बैटल के बाद जो मराठास थे उनको ऐसे लगा कि हम शैटर हो चुके हैं, वी आर फुली ब्रोकन। एंड इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, देयर वाज लाइक कि दे वर डोमिनेटिंग थ्रू आउट द एरिया। ये था आपका एंग्लो मराठा वॉर। आई नो दैट वाज लिटिल कॉम्प्लेक्स क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट मैंने थोड़ा सा ट्राई करा आपको स्टोरी फॉर्म में बताने का, बिकॉज इससे ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है इस टाइम पे एंग्लो मराठा वॉर की या फिर किसी भी वॉर से रिलेटेड। सो गिव योर टाइम प्रॉपरली। एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ क्योंकि बिना रिवीजन के तो ये याद नहीं रहने वाला, इम्पॉर्टेंट है। और साथ में हमने बात करी एंग्लो मराठा वॉर की। एंग्लो मराठा वॉर की जब हमने बात करी तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगता था कि मराठा ये इनके लिए एक बिगेस्ट हर्डल है जो कि उनको एक्सपांड नहीं होने देंगे। 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी की बातचीत चल रही है। मराठा और इंग्लिश आपस में लड़ रहे हैं, 3 बार लड़ेंगे ताकि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी मिल सके, पॉलिटिकल डोमिनेंस मिल सके। 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए। कौन कौन से? 1775 टू 1782, 1803 टू 1805, 1817 टू 1818। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे दे स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ मराठा, जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो जाता है। माधवराव टू गद्दी पे बैठे हुए हैं मराठा वाले एरिया के अंदर। नाना फडणवीस, 12 जो सभा बनी थी, 12 सभा, उसमें से एक एलीट जो थे वो थे नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस के अंडर ही माधवराव टू जो है वो रूल कर रहे हैं क्योंकि ही वॉज माइनर किड। और ट्रीटी ऑफ सूरत जो है रघुनाथ ने जाके ब्रिटिशर्स के साथ साइन कर ली कि माधवराव टू को गद्दी से हटाओ और मुझे गद्दी पे बिठाओ। ब्रिटिशर्स ने खेली डबल गेम क्योंकि ब्रिटिशर ने क्या किया, एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन कर ली नाना फडणवीस के साथ। अब दोनों तरफ से पैसा लूट रहे हैं, रघुनाथ को भी राजा नहीं बनाया, नाना फडणवीस को भी डिफीट किया और फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी साइन कर ली। दोनों तरफ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है फॉर द ब्रिटिशर्स। बट 1777 का जब टाइम आता है तो नाना फडणवीस ने ये ट्रीटी तोड़ दी और एक फ्रेंच कुक के लिए एक बंदरगाह दे दी पुणे वाले एरिया में। ठीक है, वेस्ट पार्ट में एक फ्रेंच के साथ ऑलरेडी ब्रिटिशर्स की नहीं बनती थी, तो अगर नाना फडणवीस एक बंदरगाह फ्रेंच लोगों को दे रहे हैं तो इंडीड वहाँ पे उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाएगी। पर जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी ये ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ एंड होती है इन 1782। उसके बाद जो रघुनाथ राव थे उनको एज अ पेंशनर रख लिया गया और माधवराव टू जो थे उनको पेशवा मराठा वॉर ही रखा गया। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 टू 1805। हम देखते हैं कि 5 एरियाज़ यहाँ पे बने थे, गायकवाड़ थे, होलकर थे, सिंधिया, भोंसले एंड पेशवाज हुआ करते थे। ये लोग कुछ जो हैं वो अपने ऑनर के लिए लड़ रहे हैं और कुछ ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं। जैसे जो सिंधियाज थे ये क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, देवर इन द सपोर्ट ऑफ पेशवा, जो पुणे में पेशवा हुआ करते थे उनके सपोर्ट में हुआ करते थे। वहीं पे जो होलकर थे, होलकर क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, होलकर का राजा है यशवंत राव मेनली। इन्होंने जो पेशवा और सिंधिया है उन दोनों को हरा दिया कंबाइंड फोर्सेस 1802 बैटल ऑफ पूना के अंदर। उसके बाद पेशवा बाजीराव टू बैठे हुए हैं, ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर देते हैं ब्रिटिशर्स के साथ क्योंकि ही वांटेड टू टेक हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, जो ये बाकी होलकर वगैरह प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी जो आपके सिंधियाज हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर दी। पर यहाँ पे जो दौलत राव था सिंधिया का और रघुजी भोंसले, दे रियलाइज्ड कि ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन है, अपनी लड़ाइयाँ तो अपने तक ठीक है पर ये जो ट्रीटी ऑफ बसीन हुई साइन जिसके तहत मराठा सब्सिडरी अलाइंस में चले गए, वो एक तरह से बेइज्जती है मराठास के ऊपर। इस वजह से जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है 1803 के अंदर वो शुरू हो जाता है। मराठा सरदार सिंधिया और भोंसले लड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, गायकवाड़ न्यूट्रल बैठे हुए हैं कि हमें किसी से नहीं लड़ना, और होलकर ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं लड़ने में। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्मी जो थी आर्थर वेलेस्ली और कमांडर जो थे वो गिराड लेक के अंडर चल रहे हैं और दे मेट मराठाज आर्मी ऑफ सिंधिया एंड भोंसले। बैटल ऑफ असाई और बैटल ऑफ लसवारी होती है 1803 के अंदर। ब्रिटिशर दोनों ही वॉर्स के अंदर जीत जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उनको उड़ीसा वाला एरिया मिल जाता है और जो ये आपके सिंधियाज और भोंसले थे दे वर कंपेल्ड टू साइन दिस दैट सब्सिडरी अलाइंस, तो वो सब्सिडरी अलाइंस इनसे साइन करवा दिया जाता है।
देन जो होलकर थे वो भी हार जाते हैं, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट उनके साथ साइन कर दी जाती है। देन वी सॉ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसके तहत जो पेशवा बाजीराव टू थे उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी जो पूना के अंदर हुआ करती थी उस पर अटैक किया। फर्स्ट में हमने देखा इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस हुई। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर आपने देखा वो जो 5 एरियाज बने थे मराठास के, पेशवा, भोंसले, गायकवाड़ और आपके होलकर्स, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो कुछ ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, कुछ न्यूट्रल रह रहे हैं और कुछ लड़ाई कर रहे हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में आप नोटिस करोगे कि जो ब्रिटिशर्स की रेजिडेंसीज हुआ करती थी, जहाँ जहाँ पे ये लोग रहा करते थे, वहाँ वहाँ पे ये अटैक्स कर रहे हैं। तो पेशवा बाजीराव टू इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंसी जो कि पूना के अंदर है 1817 में, वो अटैक कर दी। वैसे ही अप्पा साहिब ने क्या किया, जो नागपुर में ब्रिटिश की रेजिडेंसी है उस पर अटैक कर दिया। और एट द सेम टाइम होलकर्स को अब चिढ़ मची थी, पहले देखो साथ दे रहे थे ब्रिटिशर्स का सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर, अब इनको लगा कि हमें वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई गवर्नर जनरल इस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग है, और ही सॉ कि मराठास के अंदर करेज तो बहुत है, बट सम हाउ जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो जीत जाते हैं। पेशवा जो थे वो खड़गी में डिफीट होते हैं, भोंसले सीता बोल्दी में डिफीट होते हैं, होलकर महिदपुर बड़ौदा में डिफीट होते हैं। और इस बैटल के चलते चलते जो मराठास थे दे वर शेटर्ड इनटू लॉट ऑफ पीसेस, और जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग हो जाते हैं मराठास के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिगार्डिंग द एंग्लो मसूर वॉर। और आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अपने नोट्स बनाते रहो, और अगर नहीं बनाने हैं तो टेलीग्राम से आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे आपको MCQs भी आते रहते हैं और जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, पिछले ही लेक्चर्स के होते हैं। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।